हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू स्टडी जोन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, ठीक है? और उसमें हमने उसके पार्ट 1 जो था संसाधन के इंट्रोडक्शन वगैरह और उसके जितने भी प्रकार होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में हमने इसे पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है? अब हमें क्या जानना है? अब हमें जानना है, देखिए, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है? और प्राकृतिक संसाधन में क्या हमें मृदा संसाधन अर्थात मिट्टी संसाधन के बारे में जानना है। तो मिट्टी संसाधन के बारे में जितना भी बताना था मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है? मतलब इसके परिभाषा वगैरह सब बता दिया हूँ। अब हमें क्या जानना है इस वीडियो में? इस वीडियो में हमें जानना है आपके कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, यानी मृदा है जिसको हम लोग क्या मिट्टी भी बोलते हैं, सॉइल भी बोलते हैं। तो इस मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं और भारत के किन किन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, कितना इसका विस्तार है इन सभी मिट्टियों का, और किस मिट्टी में कौन सा फसल अधिक उपजाया जा सकता है, किस मिट्टी में कौन सा फसल अच्छा से उपजाया जाता है, ठीक है? और किस मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं कि कौन से मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सोशल साइंस में इन 6 प्रकारों में से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देखिए, मिट्टी यानी जिसको हम लोग कहते हैं मृदा संसाधन, तो उसकी कितने प्रकार होते हैं? भारत में यदि बात की जाए तो भारत में हर, देखिए, 28 गो आपका राज्य है, ठीक है? अब इन 28 राज्यों में क्या है, अलग अलग प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। कहीं पे ठंडी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर देख लीजिए। कहीं पे गर्मी अधिक होता है, जैसे राजस्थान, हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, इस सब में देख लीजिए ठंडी गर्मी सब मिला करके पड़ता है, ठीक है? तो मतलब भारत का जो जलवायु है सभी जगह एक जैसा नहीं है। तो वहाँ मतलब जलवायु एक जैसा नहीं है, मौसम एक जैसा नहीं है, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो भी पूरे भारत की एक जैसा नहीं है, ठीक है? उस मिट्टी में भी क्या विविधता यानी भिन्नता पाई जाती है। और इसी जलवायु के आधार पर हमारे पूरे भारत में आपके मिट्टियों के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बोलो तो? 6 प्रकार होते हैं, ठीक है? 6 प्रकार के हमारे भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन से पाई जाता है? तो एक होता है हमारा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जो कि उपजाऊ मतलब बहुत उपजाऊ होता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले नाम जान लीजिए। पहला क्या होता है मिट्टी का प्रकार? पहला होता है आपका जलोढ़ मिट्टी। दूसरा नाम होता है काली मिट्टी। अब इस काली मिट्टी में क्या होता है ना, इसमें देखिए आयरन और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयरन को क्या हिंदी में बोलते हैं? लोहा कहते हैं। तो लोहा किस कलर का होता है? काला कलर का होता है। एल्युमिनियम भी लगभग उसी में का होता है। इसीलिए इसमें लोहा और क्या एल्युमिनियम अधिक होने के कारण काली मिट्टी को, मतलब एल्युमिनियम का कलर क्या होता है, लोहा का एल्युमिनियम का कलर क्या होता है? काला होता है, ठीक है? इसलिए काली मिट्टी को सॉरी इस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है? उसके बाद लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इन यही आपके 6 प्रकार होते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल में, ठीक है? इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है क्या है? जलोढ़ मृदा, ठीक है? तो आइए पहले जानते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा मृदा के बारे में, उसके बाद इन सब के बारे में जाना जाएगा, ठीक है? तो देखिए, जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो यह क्या है? यह भारत में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। मतलब यह भारत में बहुत अधिक मात्रा में क्या है, यह मिट्टी फैला हुआ है, इसकी कमी भारत में नहीं है, ठीक है? और यह सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। अब क्यों सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है इसमें? क्योंकि देखिए, जो आपका जलोढ़ मिट्टी है इसमें क्या 2 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। एक क्या होता है? एक होता है आपका पुरानी जलोढ़ और दूसरा होता है नवीन यानी नई जलोढ़, ठीक है? तो इसमें जो आपकी नई जलोढ़ होता है उसमें क्या होता है, वह मतलब उसमें बहुत ही महीन कण पाए जाते हैं, ठीक है? और जिसको हम लोग खादर बोलते हैं, ठीक है? और इसका जो नवीन जलोढ़ है वो फसलों के उपजाऊ मतलब अधिक उपज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यह मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है, ठीक है? ठीक है। और ये इस मिट्टी में देखिए मतलब यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह उत्तर भारत का जो मैदान है, मतलब उत्तर भारत का जो भी फील्ड है उसमें क्या है, यह मिट्टी मतलब उत्तर भारत का जो फील्ड मैदान है वह क्या है, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ही बना हुआ है। मतलब जितना भी आपका उत्तर भारत में देखिए 4 दिशाएं होती है, ठीक है? भारत में क्या पूरा ही, तो इस तरह आपके ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे साउथ,
तो ऊपर वाला जो आपका नॉर्थ यानी उत्तर भाग हो गया, ठीक है, उसमें क्या है, उस उत्तर भाग में आपका सर्वाधिक मात्रा में यह मिट्टी पाई जाती है। और भारत का जो उत्तर भारत है का जो मैदान है वह मतलब जो फील्ड है वहाँ का, वह क्या है, वह इसी मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। इसलिए आप समझ सकते हैं वहाँ कितना ज़्यादा अधिक उपजा, वह भूमि कितना उपजाऊ होगी, ठीक है, और वहाँ अधिक फसलों का उपजाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत के मैदान किस मिट्टी द्वारा निर्मित है, तो क्या बताइएगा जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित है, ठीक है। अब बताइएगा आप कि मान लीजिए उत्तर भारत में तो क्या है, अधिकांश मान लीजिए कि पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ मिट्टियों को लाता कौन होगा, जलोढ़ मिट्टियों को, तो वहाँ लाते हैं आपके हिमालय से निकलने वाली 3 नदियाँ, ठीक है, जिसका क्या नाम है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी नदियाँ 3 हैं, तो हिमालय की 3 नदियाँ जो हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं के द्वारा लाए जलोढ़ के अवक्षेप से क्या होता है, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है, तो बताइएगा जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, ठीक है। अब बताइएगा कि वहाँ जलोढ़ को लाता कौन है, तो बताइएगा कि उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ को कौन लाता है, हिमालय से निकलने वाली 3 नदियाँ लाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ, तो एक है आपका सिंधु नदी, दूसरा है गंगा नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। ये जब पहाड़ों से मतलब गिरती है तो क्या अपने साथ जो भी इनके मलबे होते हैं, सड़े गले पेड़ पौधों के पत्तियां वगैरह, पहाड़ों से निकलने वाली मतलब पहाड़ों के टूटने फूटने से जो मिट्टी का निर्माण हुआ होता है, और आसपास के भूमि में जो भी उपजाऊ चीजें होती हैं, अब मान लीजिए भूमि को आपको उस दिन वाले वीडियो में बताया था कि जो भूमि का ऊपरी परत होता है उसमें क्या होता है, ह्यूमस पाया जाता है, और वह ह्यूमस क्या होता है, मतलब किसी भी फसल के लिए बहुत उपजाऊ होता है। तो मान लीजिए पहाड़ से, हिमालय से नदियाँ निकल के आ रही हैं इस तरह, और उसके बाद हिमालय से निकल के आएंगे, फिर नेपाल वगैरह में होते होते ये का भारत में आएगी, ठीक है। तो देखिए वहाँ से क्या होगा, नेपाल में अभी मान लीजिए वहाँ से आएगी, तो जितना भी मिट्टी के ऊपरी परत पर जो आपका उपजाऊ ह्यूमस होगा उस सबको अपने साथ बहा करके लेकर आएगी। कहाँ लेकर के आएगी, उत्तर भारत में, और उत्तर भारत के मैदानों में ले जाकर उन सबको छोड़ देगी। तो अब देखिए वहाँ का सारा ह्यूमस कहाँ आ गया, हमारे उत्तर भारत में, और क्या होता है वहाँ पर ये लोग बनाता है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती है, और उसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है, जिसके कारण उत्तर भारत का मैदान अधिक उपजाऊ है। और इस मिट्टी में अधिक मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, यह फसलों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी, ठीक है। हिमालय से 3 नदियां कौन से निकलती है जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, तो बताइएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, 3 नदी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर भारत में ही इसका विस्तार है, उत्तर भारत के अलावा राजस्थान एवं गुजरात में भी इस मिट्टी का विस्तार है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इसका मतलब विस्तार है, ठीक है, उसको भी मैं आगे बताऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो राजस्थान में भी पूछा जाए और गुजरात में भी पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी है या नहीं, तो बताइएगा है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे नहीं है, बस एक पतला सा वहाँ पे मान लीजिए कुछ क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अन्यथा वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि राजस्थान और गुजरात में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या नहीं, तो बताइएगा पाई जाती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितना है, तो भारत में मतलब कितने क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है, तो उसको क्या बताइएगा, तो वो बताइएगा कि भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में क्या हुआ है, जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि भैया ये हेक्टेयर क्या होता है, तो देखिए आप छोटे से भूमि को मापने के लिए मतलब अपने गांवों में क्या खेतों को मापने के लिए क्या किस में नापते हैं, काठा में नापते हैं या बीघा में नापते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये छोटे छोटे भूमि को मापने के लिए, अब मान लीजिए पूरा गांव से शहर को नापना है, मतलब बहुत बड़ा एरिया को नापना है, तो वहाँ काठा बीघा में नहीं नापा जाता, वहाँ पर किस में नापा जाता है, हेक्टेयर में नापा जाता है। तो वही आपको बता रहा है यहाँ पे कि भारत में जलोढ़ मिट्टी कितने क्षेत्र में फैली हुई है, तो लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी क्या हुई है, भारत में फैली हुई है, ठीक है। तो इसमें से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस सबको मैंने आपको बता दिया, इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ये सबको आप लोग नीचे से वीडियो को सुन करके कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, नहीं तो अभी देख लीजिएगा बाद में भूल जाइएगा। तो नोट देखिए वीडियो, ठीक है, और एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा देखिएगा, अच्छा से नोट्स बनाइएगा, जो मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ इस बोर्ड पे जो समझा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट कीजिएगा, और बाद में एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है।
तो कितना दूर में फैला हुआ है भारत में जलोढ़ मिट्टी? 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। अब बात आता है कि जलोढ़ मिट्टी तो ठीक है, नदियां लाती हैं वहां से, आपके हिमालय से, नेपाल से निकलते हुए जब आती हैं तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। लेकिन अब पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी में कैसे बनता है, मतलब नदियों तो ठीक है लाएगी, बनेगा, लेकिन कैसे, किन चीजों के मिलने से जलोढ़ मिट्टी बनता है? तो देखिए, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के मिलने से इसका विभिन्न अनुपात जब मिलता है नदियों के पानी में और कहीं पर इकट्ठा जाकर उसका क्या डेल्टा रह जाता है उसका, तो उसी से क्या होता है, उसी से आपके जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। किस किस से मिलने के? बालू से, सिल्ट से और मृत्तिका से। बालू जानते ही हैं, सिल्ट भी, और मृत्तिका क्या है, जैसे कि पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतुओं को मरने से क्या होता है, सड़ गल जाते हैं, तो उनके जो अवशेष बचते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मृत्तिका। तो सारे जीव, पेड़ पौधे सभी सड़ के क्या करते हैं, मिट्टी का ही निर्माण करते हैं। तो उन सबको बहा करके यह नदी लाती है और उत्तर भारत में इकट्ठा कर देती है। और ये सभी ऐसा नहीं है कि मृत्तिका सड़े गले चीज़ों से है तो ये खराब है, यह फसलों को उपजाऊ बनाने में बहुत मददगार है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, इसका रंग पूछा जाए कि हाँ, कि आपके जो जलोढ़ मिट्टी है इसका रंग कैसा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का रंग देखिए, इसका रंग धुंधला कलर का होता है, कहीं कहीं धुंधला कलर में पाया जाता है और कहीं कहीं लालिमा लिए हुए भूरे रंग का पाया जाता है, ठीक है। तो रंग रंग पूछा जाए तो क्या बताइएगा, धुंधला रंग का होता है या फिर हल्का लाल में भूरा कलर का होता है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग फिर जानते हैं। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी आपसे पूछा जाए तो कि जलोढ़ मिट्टी कितनी प्रकार की पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी आपके 2 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सा? एक होता है आपकी पुरानी जलोढ़ और दूसरा होता है नवीन जलोढ़, ठीक है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ में देखिए क्या होता है, इसमें अधिक कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। क्या होता है? इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बांगुर। क्या बोला जाता है? बांगर, बांगर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बांगर किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि वैसा जलोढ़ मिट्टी जिसमें जिसमें मिट्टी के बड़े बड़े कण या फिर पत्थरों के बड़े बड़े कण पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। आपने एक प्रचार सुना होगा ना, बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो वही है बांगर। बांगर का निर्माण कैसे होता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से क्या होता है, बांगर का निर्माण होता है। इसमें क्या बड़े बड़े कण होते हैं, तो इसलिए यह उपजाऊ नहीं होता, यह हमारे किसी मतलब फसलों को उपजाने में इसका कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो बांगर मतलब आपका किससे बना हुआ है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। अब नवीन जलोढ़ क्या है? तो देखिए, नवीन जलोढ़ में क्या होता है ना, इसमें अत्यंत ही महीन छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, मतलब बालू की इसमें अधिकतर मात्रा होती है और मृत्तिका की अधिक मात्रा होती है। तो अब जहां मैं आपको बताया हूं यहाँ पे कि मृत्तिका हमारे फसलों को उपजाऊ बनाने में, ह्यूमस यह इसमें अधिक होता है, तो ह्यूमस अधिक है तो यह क्या होगा, फसलों को उपजाऊ बनाएगा ही, तो यह हमारे लिए जरूरी होता है। तो नवीन जलोढ़ में क्या होता है, इसमें बालू की मात्रा होती है और मृत्तिका की मात्रा होती है, और यह जो है मृत्तिका हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है खादर। क्या बोला जाता है? खादर, ठीक है। अब तब आपसे पूछा जाए कि खादर का निर्माण किससे होता है, तो बताइएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी से होता है, ठीक है। और खादर में आपका पूछा जाए कि खादर किसे कहते हैं, तो बताइएगा वैसा जलोढ़ मिट्टी जिसमें अत्यंत ही महीन कण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे खादर कहते हैं, ठीक है। और खादर हमारे क्या फसल के लिए, कृषि के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें बालू और मृत्तिका पाई जाती है। मृत्तिका इन सभी चीज़ों में अधिक ह्यूमस होता है, जो कि फसलों को अधिक उपजाऊ बनाती है, इसलिए यह खादर जो है हमारे मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अभी जितना मैं आपको बताया ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब चलिए पहले इसे मिटा लिए जाए और उसके बाद हम लोग आगे। तो हम अपने ये जलोढ़ मिट्टी जान लिया। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी किससे बना होता है, ये तो आपने जान लिया कि सेल्ट आपके बालू और मृत्तिका से बना होता है, ठीक है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए दाल खाते हैं, तो दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। रोटी में क्या होता है? उसमें आपका फाइबर वगैरह होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया, जैसे कि आलू में होता है, वैसे ही मिट्टी में भी क्या होता है? पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि आपकी जलोढ़ मिट्टी
इसमें जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी में आपका पोटास पाया जाता है, ठीक है, फास्फोरस पाया जाता है और चूना का मात्रा इसमें पाया जाता है। मतलब जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना ये तीनों बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक इसमें कमी है जलोढ़ मिट्टी में कि इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल ही नहीं पाया जाता, बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो बताइएगा पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और चूना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस और चूना। और कौन का जो नाइट्रोजन होता है वह बिल्कुल ही उसमें नगण्य मात्रा में पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी कौन से फसलों के लिए अधिक उपयोगी है, तो जलोढ़ मिट्टी आपकी गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन मतलब दाल वाली चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो क्या बताइएगा? जलोढ़ मिट्टी में गन्ना, चावल, गन्ना मतलब ईख है, चावल, गेहूं, मक्का, मकई और दलहन यानी दाल, अरहर, मसूर, इन सभी चीज़ों का इसमें अधिक मतलब उगाया जाता है। यह जो जलोढ़ मिट्टी है इन सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। मतलब जलोढ़ मिट्टी में ये सभी फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या है, अधिक मतलब उपजाऊ है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग भी रहेंगे क्योंकि उस मिट्टी में अधिक फसल उगाए जा रहे हैं, ज़्यादा वहाँ पे किसान रहेंगे। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होने के कारण जहाँ जहाँ भी भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है, मतलब अधिक होता है, ठीक है। जहाँ जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट पार्ट के बारे में जान लिया, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। बच गए हमारे यहाँ पे 5 पार्ट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और ये लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी। तो आप लोग इसका नोट्स बना करके अच्छे से इसको एक बार पढ़िए और बाकी हम लोग इन सब चीज़ों को अगले वीडियो में जानेंगे क्योंकि हमारे फ़ोन का स्टोरेज यहीं तक था, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, इन तीनों मिट्टी को अच्छे से समझेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अपने चैनल पर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है, तो आप लोग घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे, ठीक है। अपना पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।